Welcome back, my dear students of grade 7th. In the last video, we have start the topic that is circulation of water in the ocean, and we learn about that we have three types of movement in the ocean: waves, tides, and ocean current. The last video we have studied about the waves and the tides. In this video we will study about the ocean currents. Ocean currents क्या होते हैं? That we study in this video. A stream of water moving along a steady path from the warm region to cold region vice versa is called ocean current. ओशन वाटर में जो स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है स्टेडी पाथ यानी एक ही रास्ते पर एक ही पाथ पर बहती है वेदर फ्रॉम द वार्म रीजन टू कोल्ड रीजन वाइस वर्सा मीन्स वेदर कोल्ड रीजन टू वार्म रीजन यानी ऑपोजिट ऑफ दैट वन थिंग वार्म रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जाएगी और कोल्ड से वार्म रीजन की तरफ आएगी दैट इज नोन एज ओशन करंट द फैक्टर्स that responsible of this motion are difference in temperature, density and salinity. जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेचर कितना है, डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड सैलिनिटी ऑफ द वाटर. इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए कितना टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाता है, डेंसिटी में या सैलिनिटी में क्या डिफरेंस आता है, उसके अकॉर्डिंग ही ओशन करंट्स बनते हैं. द स्ट्रीम ऑफ वाटर मूव विथ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर पर आवर. द डायरेक्शन ऑफ द करंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द विंड, शेप ऑफ लैंड मास, रोटेशन ऑफ द अर्थ. इन ओशन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वार्म रीजन से कोल्ड या कोल्ड रीजन से वार्म, ये डिपेंड करता है विंड की डायरेक्शन क्या है, शेप ऑफ द लैंड मास एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओशन करंट्स मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखा जाएगा वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जाए अपर पार्ट, दिस इज आवर नॉर्थ साउथ, इस पार्ट में वो मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, क्लियर दैट. और इन द साउथर्न पार्ट दे मूव एंटी क्लॉकवाइज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स, नेमली वार्म करंट एंड द कोल्ड करंट. वार्म करंट फ्लो फ्रॉम द लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड एंड कोल्ड करंट्स फ्लो फ्रॉम द हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड. See in this equator is a low latitude, that is 0 degree, this is 90 degree last north pole और this is south pole. तो जो वार्म करंट्स होते हैं वो लो लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे और कोल्ड करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे मीन्स हाई लैटिट्यूड टू low latitude. Warmer currents have temperature slightly higher than the surrounding water. Similarly, cold currents have a temperature slightly lower than the surrounding water. Warmer current means steady path moving rivers, जो एक ही पाथ पर मूव करती हैं स्ट्रीम ओशन के अंदर, उसको कहते हैं वार्मर करंट या फिर कोल्ड करंट. अगर वार्म करंट है तो उसका जो टेम्परेचर है आसपास के एरिया में जो वाटर होगा उसके टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसी तरह जो कोल्ड करंट होगा उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग एरिया के वाटर से थोड़ा सा कम होगा. क्लियर दैट. लेट अस मेक इट मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ मैप. सी इन दिस मैप द ब्लू लाइन्स indicates the cold current and the orange line indicate warm current. Warm current move from the low latitude to high latitude and cold current move from the high latitude to low
latitude. In the northern hemisphere, they move in clockwise. Clear? In the southern hemisphere, they move in anti-clockwise. See the movement of arrows. Clear? So these are the warm current and the cold current in the different oceans. Now the importance of the ocean current. इनकी क्या importance है in our life? They influence and moderate the climate of the coastal region. Ocean current, warm और cold current क्या करते हैं? कोस्टल एरिया के क्लाइमेट को मॉडरेट रखते हैं. मीन्स कोस्टल एरिया का टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, नॉर्मल रहता है. क्योंकि वार्म करंट क्या होते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं और कोल्ड करंट उनको डिक्रीज़ कर देते हैं, जिस कारण से कोस्टल एरिया का टेम्परेचर ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो पाता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो पाता है. मीन्स मॉडरेट रहता है. सेकेंडली, rainfall is quite common in land masses closer to warm current, while areas near cold current may form a cold desert. अगर जो एरियाज वार्म करंट के आसपास आते हैं तो वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द मोर ऑफ इवेपोरेशन. पर जो एरिया कोल्ड करंट के पास होते हैं वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट बन जाते हैं, हमेशा स्नो बनी रहती है. क्लियर दैट? नेक्स्ट इज व्हेन अ वार्म करंट मीट्स अ कोल्ड करंट. जब दोनों करंट आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर प्लैंकटन ज़्यादा बनते हैं. प्लैंकटन क्या होते हैं? द फूड फॉर द फिशेस. तो दिस अट्रैक्ट्स द लॉट ऑफ फिश. द एरियाज बिकम कमर्शियल फिशिंग ग्राउंड्स लाइक ग्रेट बैंक ऑफ न्यू फाउंडलैंड. तो जहाँ पर दोनों करंट मिलते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा फिशेस होती है, जिस कारण से वह कमर्शियल फिशिंग सेंटर बन जाता है. नेक्स्ट इज दे हेल्प इन नेविगेशन बाय प्रिवेंटिंग वाटर इन पोर्ट्स फ्रॉम फ्रीजिंग ड्यूरिंग विंटर. नेविगेशन मीन सेलिंग ऑफ द शिप. उसमें भी हेल्प करते हैं क्योंकि अगर वार्म करंट होता है वहाँ पर तो वो पोर्ट एरिया विंटर सीजन में फ्रीज नहीं हो पाते, जिस कारण से शिप्स की सेलिंग होती रहती है. नॉर्वेजियन कोस्ट इज इन द पोलर रीजन बट इट डज नॉट फ्रीज विंटर ड्यू टू वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. नॉर्वेजियन कोस्ट जो है वो पोलर रीजन में है तो उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पर हमेशा बर्फ़ होनी चाहिए, पर बर्फ़ नहीं होती है, वो फ्रीज नहीं होता क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का वार्म करंट फ्लो करता है. क्लियर दैट? तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओशन करंट इन ह्यूमन लाइफ. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर. एज ऑल ऑफ यू नो दैट water is very important in our life and water is very precious resource because we need fresh water for everything from drinking to irrigation to cleaning. हर एक जो भी डेली एक्टिविटी होती है तो हमें हर एक एक्टिविटी के लिए पीने के पानी से लेकर क्लीनिंग सफाई करना और इन द इरिगेशन प्रोसेस जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, हर एक काम के लिए हमें वाटर चाहिए. एज मैंशन अर्लियर द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज कांस्टेंट. जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वाटर की क्वांटिटी कांस्टेंट है. कांस्टेंट मीन जितना जब अर्थ बनी थी वाटर था अर्थ के ऊपर, अब भी उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया. बट पॉपुलेशन इज़ नॉट. पर पॉपुलेशन सेम नहीं है, पहले कम थी पर अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इज़ डिक्रीजिंग. इसके लिए जो वाटर की अवेलेबिलिटी है एवरेज मीन्स एक आदमी को कितना चाहिए उसमें कमी होती जा रही है. क्लियर? द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, increasing level of pollution, wasteful use of water, other activity result in the water scarcity.
और वाटर स्केर्सिटी के रीज़न क्या है? जो हम फॉरेस्ट की कटिंग करते जा रहे हैं, किस लिए कटिंग करते हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको हमने फूड देने के लिए ज़्यादा एरिया पर एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी, जिसलिए हम फॉरेस्ट को काट देते हैं और उनको रहने के लिए हमने हाउसेस भी देने हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल और पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिस कारण से वाटर स्केर्सिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम वाटर का केयरलेसली यूज़ करते हैं। A larger part of Central Asia, Africa, India experience water scarcity during summer month, और summer month means गर्मी के months में ज़्यादा वाटर स्केर्सिटी हो जाती है। Unless plant organize properly, वाटर स्केर्सिटी विल बी मेजर प्रॉब्लम। अगर हम इसे अच्छे ढंग से प्लानिंग नहीं करेंगे कि हमने वाटर को किस प्रकार यूज़ करना है, तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। We have to conserve water, that is protect, preserve and utilize। तो हमने वाटर को कंजर्व करना है। कंजर्व का मीनिंग क्या होता है? उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व बचा कर रखना है, और यूटिलाइज भी करना है एफिशिएंटली। इस तरीके से यूज़ करना है कि आने वाली जनरेशन भी वाटर को यूज़ कर सके अपनी नीड को पूरा करने के लिए। तो these are the some certain water saving measures that one must should follow. What are these? First is closing of the taps when not in use। जब पानी का यूज़ नहीं हो रहा तो वाटर टैप्स को बंद कर देना चाहिए। यूजिंग ए बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ शावर। बाथ लेने के लिए बकेट यूज़ करें, ना कि शावर का यूज़ करें। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ रेन वाटर एज सरफेस रन ऑफ। जब रेन होती है तो पानी जो ऐसे ही बहता रहता है, तो उसको हम जमा कर सकते हैं। जब उस पानी को हम स्टोर कर लेते हैं, उसको फिर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब रेन आती है, जब बारिश आती है, तो पानी को घर की छतों पर कलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसको एक सीवरेज पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, जिसको जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो उस पानी को यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Next is water used for washing vegetables, pulses, rice can be used for watering the plants। और जो पानी हम सब्जियों को धोने में, दालें, राइस को धोने में यूज़ करते हैं, उसको ऐसे ही फेंकने की बजाय उसको प्लांट्स को दिया जा सकता है। Do not throw waste in rivers, canals because they pollute the fresh water sources। हमें जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, चाहे वो घरों से हो या फिर इंडस्ट्री से हो, उन्हें रिवर्स या कैनाल्स में नहीं फेंकना चाहिए, जिससे पीने का पानी गंदा हो जाता है। नेक्स्ट, अडॉप्ट ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स इंस्टेड ऑफ ओपन कैनल इरिगेशन। तो हमें ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। वाटर द प्लांट्स, जो हम खेतों में पानी लगाते हैं, तो ओपन कैनल सिस्टम की बजाय ड्रिप इरिगेशन यूज़ करेंगे। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? हमें जिस प्लांट को पानी चाहिए, यानी वो प्लांट्स की रूट्स तक पानी जाता है, पानी वेस्ट नहीं होता। दैट इज़ नोन एज ड्रिप इरिगेशन मेथड। लेट अस मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ द ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये जो पाइप्स लगाए जाते हैं, इसके थ्रू वाटर वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स तक ही पानी पहुंच पाएगा। ओके, जबकि ओपन कैनल सिस्टम से क्या होता है? पानी वेस्ट हो जाता है। क्लियर दैट? आई होप डियर स्टूडेंट द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू, दैट इज
what is water and its circulation and distribution and how to conserve the water. Thank you for watching the video.